सभी को नमस्कार। दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी में आज लेसन हम 9 पढ़ने वाले हैं और इसके बाद में एक और लेसन बाकी है। तो आज का हमारा टॉपिक है संगठित अपराध और आतंकवाद में संबंध। ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं, मिक्सअप आते हैं कि इसका संबंध आतंकवाद से या संगठित अपराध का संबंध नक्सलवाद से या अनेक जो अपराध हो रहे हैं साइबर क्राइम से जोड़कर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन 2018 में इस टॉपिक से देखा गया था। और क्वेश्चन देखते हैं कि संसार के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंता को बढ़ा दिया है। नस्ली दवाओं के अवैध व्यापार व बंदूक बेचने वाले, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच की कड़ियों को स्पष्ट कीजिए और इन्हें रोकने का प्रयास। जैसे 2018 में मेंस में लिख रहा था, उस समय ये काफ़ी न्यूज़पेपर में चर्चा में था। ठीक है। तो जैसे मैं अपने नोट्स बना रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग थी कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने पहले इसके मतलब जो भी मुझे मैप वगैरह बनाने थे उसको तैयार कर लिया था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि बार बार यही बात बताता हूँ कि मेंस के एग्जाम में करंट अफेयर का बड़ा रोल होता है। तो हमेशा सावधान रहना। पढ़ते समय आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है, पहले ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मेरे सिलेबस में है। ठीक है। और इसके बाद में जैसे एक लेसन बाकी है और फिर मैं क्या करूँगा, एक दो वीडियो आपके लिए आंसर राइटिंग के लेके आऊँगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में जो अच्छे क्वेश्चन है उनके आंसर राइटिंग करेंगे। एक दो में करंट अफेयर का भी आपको आंसर राइटिंग का सिखाऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर आता है उससे हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, मेंस में काम आ सकता है। आशा करता हूँ कि यार आप वीडियो को देखोगे, लाइक शेयर करोगे, आपका मोटिवेशन होगा तभी आगे लेसन कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या होता है, एक हम सामान्य इसकी परिभाषा देखते हैं। वैसे संगठित अपराध की परिभाषा आप भी जानते हो कि आपके आसपास ऐसे संगठित अपराध के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लेकिन एक किताबी परिभाषा क्या हो सकती है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अपने जो विचार है वो लिखना। ठीक है, एक सामान्य भाव होते हैं किसी भी परिभाषा को लेकर वो लिखना। जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य प्रकार के फायदे के लिए 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों का एक संगठित दल द्वारा कुछ समय के लिए एकजुट होकर गंभीर अपराध या जुर्म की घटनाओं को अंजाम देना। ये मतलब एक सामान्य परिभाषा है जिसको आप देख सकते हो। तो संगठित अपराध से मतलब थोड़ा बहुत कीवर्ड तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो संगठित अपराध की आप थोड़ी बहुत एक ऑथेंटिक परिभाषा लिख पाओ कि संगठित अपराध में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि ये तो है ही कि अपने आर्थिक फायदे या बहुत सारे उनके फायदे उसमें शामिल होते हैं, वो शामिल है। इसमें 3 या 3 से अधिक लोगों का एक मतलब समूह होता है या संगठन होता है। ये ज़रूरी है इसमें परिभाषा में लिखना। आप थोड़ा-सा दिखा दोगे ना कि मतलब ऐसे मतलब अपराधी संगठन जो 3 या 3 से अधिक लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर अपराध करते हैं, अपने हितों के लिए करते हैं। ठीक है? उनके कई उद्देश्य हो सकते हैं, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं। समाज में मतलब भय फैलाकर अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो ऐसी सामान्य परिभाषा आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम संगठित अपराध की रूप देखें कि समाज में हम देखते हैं कि संगठित अपराध शुरू से ही होते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल आज होते हैं, पहले भी होते हैं। जैसे परंपरागत रूप से हम देखें तो अवैध शराब के धंधे इसमें आएँगे। इसके अलावा जबरन वसूली है, डकैती है, रेत खनन माफिया है, ब्लैकमेल है। ठीक है, आपने देखा होगा पुराना यदि 90 से पहले आपने हिंदी सिनेमा देखा तो उसमें यही सब चीज़ें दिखाई जाती थी। ठीक है, आप आराम से इनको याद कर सकते हो। और यदि हम गैर परंपरागत इनके संगठित अपराध की बात करें तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे आजकल मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं हवाला के माध्यम से। ड्रग्स और हथियार तस्करी आप देख सकते हो। आजकल की जो वेब सीरीज़ है ना उसमें ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जाली नोट का वितरण है, साइबर क्राइम सबसे लेटेस्ट जो चीज़ें हो रही है इसके अंदर साइबर क्राइम और इनके मामले मतलब आम आदमी को इतना मतलब इसने भय पैदा किया है कि आम आदमी डरता है अपने अकाउंट में पैसा रखने से या उसके मोबाइल पे कोई भी ओटीपी आता है तो उसको बहुत डर लगता है। सिंपल जो हम महसूस करते हैं आप महसूस करते हो कि यार आजकल क्या हो रहा है, तो साइबर क्राइम के ऐसे बहुत सारे मामले या कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपकी आइडेंटिटी को मतलब कितना नुकसान पहुँचा जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ये आजकल मुद्दे आ रहे हैं। तो आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या आप जो महसूस करते हो ना वो चीज़ें भी आप प्रैक्टिकल रूप से आप इसमें बता सकते हो क्योंकि जो चीज़ें हो रही है आप आपके सामने हैं। ठीक है, इनको बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि यार संगठित अपराध की प्रकृति भी अंतर्राष्ट्रीय होती है। कई बार ज़्यादातर राष्ट्रीय होती है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे एक से अधिक राष्ट्रों में किया गया अपराध मतलब कोई संगठन है, वो ऐसा संगठन है चाहे ड्रग्स माफिया हो या कोई हथियारों से जुड़ा हो। ठीक है, वो एक देश के साथ अन्य देशों में भी अपने कारोबार करता है या अपना जो भी है उनका जो भी एक उनका ग्रुप होता है वो फैला होता है। अपराध योजना किसी अन्य देश में राष्ट्र इसके अलावा ये भी होता है कि योजना भी किसी अन्य देश में तैयार की गई और उसके क्रियान्वयन किसी अन्य देश में हुआ। एक राष्ट्र के अपराधियों का संबंध दूसरे देश के जो अपराधी संगठन उनसे उनका जुड़ाव होता है। तो ये इनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति भी होती है।
इसके अलावा संगठित अपराध के लक्षण क्या होते हैं, ये आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा-सा ऐसे जोड़ के आएगा। जो भी आजकल जो चीज़ें हो रही है ना, मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो देश दुनिया में ये जो संगठित अपराध के रूप आप डेली न्यूज़पेपर में देखते हो, उनके एग्ज़ाम्पल आप थोड़े-से इकट्ठे कर लिया करो ना। उनको एग्ज़ाम में आप आसानी से फिर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपराधिक समूह के लक्षण, इनके यदि हम लक्षण देखें, तो इनके अंदर मतलब ये बात सही है कि वो अपने अपराध के जो उनका तरीका होता है, वो एक बड़े रूप में होता है, एक संगठित रूप में होता है। तो यदि हम इनके लक्षण देखें तो इनमें निरंतरता होती है। जैसे इनका जो संगठन होता है, नेतृत्वकर्ता होते हैं, जब ये इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो अपराध है, जो भी उनका ग्रुप होता है, वो चलता रहता है हमेशा। जैसे इसमें आप ड्रग्स सिंडिकेट में ऐसा देखोगे कि उनका जो नेतृत्वकर्ता होता है, वो एक के बाद दूसरा बदल दिया जाता है, लेकिन उनका संगठन हमेशा चलता रहता है। उनमें हायरार्की सिस्टम होता है, जैसे उनका यदि हम उनके सदस्यों का देखें तो समर्पित और पदानुक्रम होता है कि नीचे से सदस्य ऊपर तक उनका एक सिंडिकेट आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, लीडरशिप उनमें बड़े जो लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं वो योजना बनाते हैं, नीचे वाले उनका क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सदस्यता की यदि बात करें तो इनके जो सदस्य होते हैं काफ़ी प्रशिक्षण, योग्यता और निष्ठा वाले होते हैं। इनको हर एक कार्यों में, चाहे जैसे हम बात करें साइबर क्राइम की, तो उसमें जो उनके सदस्य होते हैं वो टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। आसानी से वो अपनी हैकिंग जो जो भी योग्यता होती है उनका प्रयोग करके अपराध को बढ़ावा देते हैं। तो ये ऐसे मतलब नियम होते हैं इनके। गोपनीयता भी होती है, आर्थिक लाभ इनको प्रतिष्ठा का भी इसमें दिया जाता है, आर्थिक लाभ भी इसमें बड़ा होता है। इसके अलावा आपराधिकता इसमें होती है कि निरंतर आय के लिए आपराधिक गतिविधियों को ये निरंतर संचालन करते रहते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब इनको चाहो तो आप ऐसे, हालाँकि ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएँगे। ऐसे आप ये सोच रहे हो कि मतलब आपराधिक समूह के लक्षण बताइए, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम का एक रूल है। क्वेश्चन कैसे आएँगे? विचारशील वाले क्वेश्चन आएँगे कि आपसे वो आशा करेंगे कि किस प्रकार आप एक मतलब सिविल सेवा में आने के बाद में इन चीज़ों को पहले से आप समझ कर कैसे इन चीज़ों से मुकाबला करोगे। तो जो क्वेश्चन आएँगे ना वो प्रैक्टिकल वाले आएँगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। किताबें आप जानते हो कि जो भी स्टैटिक पार्ट हम पढ़ते हैं थोड़ा सैद्धांतिक होता है, लेकिन सैद्धांतिक पार्ट को समझ के ही हम उसमें करंट अफ़ेयर जोड़ के ही अच्छे आंसर को लिख सकते हैं। और आप सीधी-सी बात है यार, अपनी समझ पैदा करो। जो भी चीज़ पढ़ते हो, यूपीएससी का तो यही मानना है कि यूपीएससी आपको तभी आपका चुनाव करेगा या आपको मतलब सेलेक्ट करेगा कि आप यदि चीज़ों को सही से समझते हो। आपका एक स्टैंड होना चाहिए, आपकी एक राय होनी चाहिए, ओपिनियन। और ये ओपिनियन कैसे बनती है? हम चीज़ें पढ़ते हैं, मन के अंदर आप इनके बारे में सोचते हो, एक डिबेट करते हो, ठीक है? उनके पक्ष-विपक्ष देखते हो, और यही फिर एग्ज़ाम क्या एक ज़रिया है आपको सेलेक्ट करने का। तो इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो ये मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया होगा। यूपीएससी की जर्नी के दौरान मतलब मैंने ये सीखा है कि यूपीएससी मुझसे क्या चाहता है। इसीलिए थोड़ा-सा मुझे मेंस में ये आसान हो जाता है मेरे लिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और यूपीएससी क्या चाहता है। तो मेंस में मेरा एक थोड़ा-सा सौभाग्य ही मान सकते हो कि मैं इस चीज़ को पकड़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ कि इसी कारण 4 जब मैंने 4 मेंस लिखे हैं तो 3 में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ। और ये बात मैं बार-बार क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको बोलता हूँ। यूपीएससी की एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन, डाटा और चीज़ों को रटने की बजाय किसकी एग्ज़ाम है? आपकी एग्ज़ाम है कि आप उनके अकॉर्डिंग सूटेबल है कि नहीं? सिविल सेवाओं का एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड जो भी और सिविल सेवाओं के वैल्यूज़ होते हैं, वो आपके अंदर है कि नहीं? डेवलप हुई है कि नहीं? इसीलिए मतलब थोड़ा-सा मुझे नुकसान हुआ कहाँ पे? इंटरव्यू में नुकसान हो जाता है कि मैं उस चीज़ को, प्रोसेस को सही से समझ नहीं पाया, और वहाँ पे मुझे नुकसान हुआ। आज तो मैं उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि यूपीएससी में मैंने कहाँ गलती की, इंटरव्यू में मैंने कहाँ गलती की कि मेरे कम नंबर आए हैं, उसमें कम मार्क्स मिले। तो मैं हमेशा इसीलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोलता हूँ, विशेषकर जो नए बच्चे हैं, उनको मैं ये बात बोलता हूँ कि यार अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो। आप कैसा बोलते हो, आपके मतलब विचार कैसे हैं, आप लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हो, ये बड़ा मायने रखता है। क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में चाहे आप कितने अच्छे मार्क्स लाओ, मैं एग्ज़ाम्पल हूँ उस चीज़ का कि मतलब इतने अच्छे मार्क्स है कि मेरी रैंक टॉप 100 में भी आ सकती थी। आप देखोगे मेरे मार्क्स कई बार मैंने शेयर भी किए हैं आपके साथ। 821 लाना मतलब एक मेहनत में तो कमी नहीं है ना कि बार-बार इंटरव्यू कॉल होता है, तो मेहनत सही दिशा में होती है तभी इंटरव्यू कॉल होता है। लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं, फिर उसका रीज़न होता है कि हम सही चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं सही समय पर, है ना? थोड़ा-सा तो पर्सनैलिटी जो होती है वो एक व्यक्तिगत मामला होता है, तो उसको उस पर प्रयास करना होता है, ठीक है? कई बार बच्चे ये भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप इतना पढ़ते हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो यार मैं ये मानता हूँ कि इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी होती है अलग-अलग होती है। मैंने जो गलतियाँ की वो मैंने की, आप नहीं करोगे ना वो आप, मेरा काम है कि आपको प्री और मेंस में मैं हेल्प करूँ। आप एग्ज़ाम निकालते हो, आपकी पर्सनैलिटी वास्तव में अच्छी है, आप उस पर काम करके जाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीधी-सी बात है। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने इस पर कई बार बताया है कि कमियाँ थी कि मैं सही से उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाया। जो चीज़ें मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, सही से मैं उनको रख नहीं पाया। एक अच्छा होता है ना कि एक सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि यार ये जब मेंस पार पार करके आ रहा है, बार-बार मेंस पार पार करके आ रहा है, तो वो उम्मीद भी ज़्यादा रखते हैं कि
एक ये मतलब कहीं न कहीं एक आईएएस की पर्सनैलिटी है तो उसको कैसे हम जज करें ना, उसका फ़र्क पड़ता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपने सोचा है, चाहे आप बिगिनर हो या अभी जैसे प्री मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप 2023 में देने वाले हो, 24 में देने वाले हो, इस पार्ट पर भी ध्यान देना। मतलब मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी यूपीएससी के चैनल है, इस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं करते हैं। बच्चों को बताते नहीं हैं, हमेशा ये कहते हैं कि तुम प्री कर लो, मेंस कर लो, ये हो जाएगा, आपका फलाना हो जाएगा, इंटरव्यू तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। मैंने कितने अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यू दिया है, मतलब सैकड़ों ऐसे होंगे जिनके यूपीएससी में कम मार्क्स मैंने देखे हैं और अच्छे मतलब मार्क्स भी देखे हैं, जैसे पवन जी है, अपने प्रहलाद जी है, इनके अच्छे मार्क्स भी देखे हैं। तो मैं जब उनके साथ मॉक इंटरव्यू देता था तो मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब उनमें क्या क्वालिटी थी, मेरे में कहाँ कमियाँ थी। इस पर हम कभी और डिबेट भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें हिंसा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये मतलब हिंसात्मक गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने आस-पास किस प्रकार मतलब जो गैंगवार की घटनाएँ होती हैं, इनके साथ जुड़ी रहती है। इसके अलावा शक्ति और लाभ संबंधी लक्ष्य होते हैं इनकी, जैसे इनमें ये होता है कि इनका संबंध किनके साथ में होता है। आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार अपने देश में राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है। आपने सुना होगा कई बार ना कि जो अपराधी लोग हैं उनको कौन संरक्षण देता है? मतलब राजनीति के संरक्षण देते हैं, भ्रष्ट राजनीति के कह सकते हैं हम उसमें, सभी तो ऐसा नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत सारा इनका संबंध होता है विधि निर्माताओं के साथ, भ्रष्ट जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ इनका गठजोड़ होता है। इसके कारण ये पावरफुल हो जाते हैं, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से और जो भी सत्ता है उसके दृष्टिकोण से ये पावरफुल होते हैं, इसलिए समाज में इनका एक वर्चस्व होता है, तभी ये मतलब इतना सक्सेस हो पाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनके संरक्षक भी होते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो प्रोटेक्टर्स होते हैं, भ्रष्ट लोक अधिकारी, राजनेता, अधिवक्ता, व्यवसायी आदि द्वारा अपने पद व विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाता है आपराधिक संगठन को आश्रय देने में। संगठित अपराध का समर्थन करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे जो भी संगठित अपराध है, यदि हम उनका रिसर्च करेंगे, एक केस स्टडी उनकी देखने वाले हैं, तो उसमें अलग-अलग कारण मिलेंगे। जैसे ड्रग्स माफिया में एक चीज़ देखने को मिलता है कि उनके साथ अच्छे जो केमिस्ट्री के जानकार होते हैं, उनके पास साथ में पायलट होते हैं, उनके खुद के मतलब जेट विमान होते हैं, उसके माध्यम से वो सप्लाई करते हैं। कई बार आपने देखना हॉलीवुड मूवीज़ में ऐसा देखा होगा, ठीक है? उससे थोड़ा-सा एक समझ बनती है कि किस प्रकार ड्रग्स माफिया कितने पावरफुल होते हैं हर एक दृष्टिकोण से। टेक्नोलॉजी भी उनके पास अच्छी खासी होती है। आजकल साइबर क्राइम में देखना उनके पास जो विशेषज्ञ होते हैं वो काफ़ी जानकार होते हैं इंटरनेट के या मतलब इन चीज़ों को डाटा चुराने में, तो आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा जैसे इनके पास अच्छे शूटर्स होते हैं, ये बता सकते हो आप। इसके अलावा सामाजिक समर्थन भी होता है। जैसे आपने अक्सर अपने समाज में देखा होगा, कोई अपराधी किसी विशेष जाति या वर्ग से आता है, तो जैसे उसके साथ जैसे कई बार उसको पुलिस पकड़ती है या कई बार एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो उस समाज के लोग उग्र हो जाते हैं कि मतलब एक तरह से उस अपराधी का पक्ष लेने लगते हैं। ऐसा हर समाज में देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ ये भी है कि जो युवा है वो अपराधियों को, जो संगठित अपराध में शामिल है, उनके पास पैसा है और रुतबा है, उनको अपना आइडल मानते हैं। जो युवा लोग जब आइडल मानते हैं, तो इसमें और भी कारण है। जैसे सही ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है थोड़ा-सा कि जो आम आदमी होता है, उसको समय पर कई बार न्याय नहीं मिल पाता। पुलिस थाने में भी उसके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो ऐसी रिपोर्ट आती है कि फिर क्या करता है आम आदमी, फिर अपराधियों को क्या मानता है, एक तरह से पंच बना लेता है कि ये अपराधी मेरा न्याय करेगा। तो कहीं न कहीं उनका जुड़ाव होने लगता है, फिर अपराधी राजनीति में आते हैं, एक ऐसा वर्ग बन जाता है, एक ऐसी कड़ी बन जाती है। ये आप आस-पास अपने ज़रूर देखते होंगे। तो इस प्रकार संगठित अपराध को आप थोड़ा-सा समझ लेते हो ना, अभी जितना भी हमने पढ़ा, सिंपल सी जो चीज़ें हैं आपने समझी, इनको सही ढंग से आप फिर एग्ज़ाम में लिखना सीख सकते हो। आगे जैसे संगठित अपराध के यदि हम प्रकार देखें और इनके आपस में जो कड़ी है, जैसे क्वेश्चन आया गया था, उसको यदि देखें तो इनका किसका एक दूसरे के साथ संबंध मिलता है, इनको भी हम देखते हैं। जैसे संगठित अपराध में मुख्य तौर पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कारोबार होता है, तस्करी होती है, ड्रग्स का होता है, ठीक है? तो इनसे जुड़े हुए मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और तस्करी से जुड़े हुए जो भी माफिया है, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे ये सबसे गंभीर अपराध संगठित अपराध में आता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति है, ठीक है? भारत में भी इसे भौगोलिक रूप से जैसे भारत में हम देखते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन 2018 में आया था, इसीलिए आया था कि पंजाब में ऐसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ड्रग्स को लेकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी, है ना? तो ये देख सकते हो आप, इस मैप में देखना एक बार। जैसे यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा था कि ये गोल्डन क्रिसेंट है। गोल्डन क्रिसेंट में कौन शामिल है? ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, ठीक है? यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान यहाँ पे है, ठीक है? और तो यहाँ से क्या होता है, जो अफ़ीम, हेरोइन, जो भी गांजा-वांजा है, ये कहाँ पे आता है? क्योंकि नज़दीकी कहाँ पे है इसकी, भौगोलिक नज़दीकी भारत के साथ में पंजाब
राजस्थान के रास्ते ये ड्रग्स आता है और फिर पूरे इंडिया में इसका प्रसारण किया जाता है, आगे प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे भी इसमें भी वही मतलब मामला बनता है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्रग्स जो माफिया फैले हुए हैं, इनका संबंध किनके साथ देखा गया है? गोल्डन ट्रायंगल। तो मतलब यहाँ पे दो बड़े, मतलब हम कह सकते हैं कि भारत ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो दो बड़े ड्रग्स क्षेत्र हैं, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कॉरिडोर की तरफ यहाँ से जो ड्रग्स है एक दूसरे की ओर जाता है या भारत में फैलाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मेक्सिको को तो आपने सुना होगा, काफ़ी मतलब ड्रग्स अमेरिका की ओर जाता है इस तरफ, ठीक है। और कोलंबिया में भी ये होता है। मुख्य रूप से ऐसा क्वेश्चन आता है कभी ड्रग्स का, संगठित अपराध का, तो आप ऐसा एक विश्व का मैप बना के उसमें दिखा सकते हो, उससे आपकी एक समझ पैदा होती है। एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर सकते हो कि आपको वैश्विक स्तर और राष्ट्रीय स्तर दोनों पे आपको पता है कि इसका जो संगठित अपराध है, इसका रूप कैसा है, कहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैप भी बना दिया, इसमें बता दिया कि ये विश्व के मुख्य ड्रग्स हॉटस्पॉट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे भारत में हम देखें जो मादक पदार्थ है या ड्रग्स है, उसकी तस्करी किस प्रकार जो नेटवर्क है काम करता है। तो जैसे हमने अभी देखा गोल्डन क्रिसेंट इस तरफ है, गोल्डन ट्रायंगल है। यदि ऐसा क्वेश्चन इंडिया को जोड़ के आता है तो आप मैप जरूर बनाना। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वैल्यूडेशन कैसे करना है, वो सबका अलग अलग होता है। जैसे इकोनॉमी के हम क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमी के जब टॉपिक देखेंगे तो उसका मैप नहीं बनेगा उसमें। जैसे वो धन डायरेक्ट होता है या पाई चार्ट होता है, जो इकोनॉमी में जो डायग्राम काम आते हैं ना, वो डायग्राम बनेंगे। इसी तरह जैसे एथिक्स में जो डायग्राम बनते हैं वो अलग टाइप के बनते हैं, फ्लो चार्ट अलग टाइप के बनते हैं। ज्योग्राफी में आपने देखा इंडिया और वर्ल्ड का मैप बन सकता है, आईआर में वर्ल्ड का मैप बन सकता है। इसी तरह जैसे इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में इंडिया से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसमें मैप की बहुत संभावना बनती है। कैसे बनती है? पहले भी हम इंटरनल सिक्योरिटी में जो जो टॉपिक पढ़ के आए हैं, जैसे आतंकवाद की समस्याएं कहाँ पे है, उग्रवाद की समस्याएं कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की समस्याएं हैं, लाल गलियारा कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से मतलब 26/11 की घटना हुई थी, तटीय क्षेत्रों में भी कई मामले रहते हैं। तो इसमें इंडिया का मैप बना के आप दिखाओगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। आप इस बात को समझ लेना कि जो मैप और डायग्राम होता है, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग मैप डायग्राम बनते हैं। ये आपकी समझ पैदा हो जाएगी और मैं साथ में पढ़ाता चलूँगा आपको कि कहाँ कहाँ किस टाइप के डायग्राम बनने चाहिए। पहले भी मैंने आंसर राइटिंग बनाई है, तो आप में से जो आंसर राइटिंग सीखना चाहता है, लाइक करता है कि आंसर राइटिंग मुझे सीखनी है, तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, इतने वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं। 2020 और 21 के जो मॉडल आंसर मैंने बनाए हैं, आने वाले समय में आपको साथ लेकर और सिखाऊंगा। कल एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, उसके क्या मतलब आयाम हो सकते हैं। कल मैं एक करंट अफेयर का एक लाने वाला हूँ और लास्ट लेसन अपना परसों होगा, सोमवार को इसका, सोमवार को क्या, मंगलवार को लास्ट लेसन होगा कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का, ठीक है। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में एक दिन छोड़ एक दिन लेसन हो पाता है। जो ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं नोट्स बनाने पड़ते हैं, टाइम लगता है। हिंदू भी आपके साथ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उसको भी नोट्स बना के अच्छे से आपको दिखाता हूँ। कई और भी सारी चीज़ें चलती रहती है साथ में, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा लास्ट लेसन होगा परसों, और कल एक मैं अच्छा सा एक आपको मॉडल आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी डिमांड है कि आंसर राइटिंग भी उनको साथ में सिखाई जाए। तो एक अच्छा लेसन हम कल बनाएंगे, ठीक है। तो भारत में मादक पदार्थों की जो तस्करी का नेटवर्क है वो भारत में कहाँ से गुजरता है? जैसे इसके कारकों की बात करते हैं, कोरियर सेवा में इसमें काफ़ी देखा जाता है। इसके अलावा जो परिवहन नेटवर्क है उसके माध्यम से इनका एक सिंडिकेट होता है, आपस में ये जुड़े रहते हैं। इनका एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आसानी से पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। पंजाब सीमा पर इसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे निगरानी का अभाव है, या पंजाब में ऐसा है कि वहाँ पे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पे घनी आबादी भी काफ़ी देखने को मिलती है। आसानी से ड्रग्स एक दूसरे की तरफ, आपने देखा होगा कई बार वहाँ से फेंक भी दिया जाता है ऊपर से, मतलब सीमा में बॉर्डर पर, या नीचे सुरंगों के माध्यम से वो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तस्करी के अंदर हम देखते हैं कि जैसे महंगे आइटम है, जैसे आप एग्जांपल लो, आजकल क्या होता है डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जैसे कोई आईफोन है, आईफोन यहाँ पे महंगा है, ठीक है। और आईफोन महंगा है तो क्या होता है इसमें फिर जो जीएसटी उस पे काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो तस्कर क्या करेंगे, जैसे दुबई से आईफोन लाएंगे और इंडिया में इसको बेचेंगे मुनाफा कमाने के लिए। इससे हमारे देश को नुकसान क्या होता है कि टैक्स की चोरी होती है और जो काला धन है यहाँ से डेवलप होता है। तो ये आपको आप छोटी छोटी चीज़ें आप आराम से इसमें बता सकते हो। इसके अलावा इसमें धन शोधन व हवाला इसके साथ जुड़ा रहता है। हथियारों की तस्करी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अनुबंध घटनाएं होती है। आजकल जैसे पहले का एग्जाम्पल था मुंबई की गैंग्स में ऐसा होता था। आपने देखा ना कि कैसे बॉलीवुड जो कलाकार हैं उनको धमकियाँ मिलती थी, उनसे पैसा ऐंठा जाता था। वर्तमान में जैसे आजकल ऐसा होता है कि जैसे डार्क वेब है या डार्क नेट है या ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आसानी से मतलब सुपारी दी जा सकती है, पता नहीं चलता कौन सुपारी दे रहा है, किसको मारा जा रहा है। ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं, वेश्यावृत्ति, मानव व्यापार, ये दुर्व्यापार, ये क्या है? ये सब मतलब एक तरह से इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि धन शोधन हम पहले पढ़ के आए हैं, हथियारों की तस्करी, ये सब सिंपल सी बात है। ये आजकल क्या हो रहे हैं, ये संगठित अपराध के रूप है, ऐसी घटनाएं जो संगठित अपराध का यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप आराम से इसको समझ सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों, जैसे आप लोग दिल्ली से दूर गाँव में रहते हो या शहरों में रहते हो, तो आपको किताबें और नोट्स चाहिए, विशेषकर जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, किस टीचर के अच्छे हैं, तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा राजेश बुक स्टोर। यहाँ पे स्लाइड में आपको जो भी नोट्स चाहिए वो दिखाई दे रहे हैं, और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको आगे स्लाइड में दिख जाएंगे। तो आप इनसे मंगवा सकते हो, इनसे जानकारी हासिल कर सकते हो कि हिंदी इंग्लिश मीडियम या कोई अन्य जो भी नोट्स चाहिए आपको, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से जुड़े हुए नोट्स, आप इनसे बातचीत करके मंगवा सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दोनों के अपने अपने लाभ हैं, और एक तरह से हम कह सकते हैं इनके सहजीवी संबंध है, दोनों एक दूसरे से एक कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं। जैसे संगठित अपराधी व आतंकवादी प्राय एक ही नेटवर्क ढांचे पर कार्य करते हैं। जैसे आतंकवादी संगठित अपराधियों को, जैसे हम कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठित अपराधियों को हीरे और ड्रग्स आदि सप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आप ये मानो कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू जो भी ड्रग्स आता है इंडिया में आता है, किस किन के पास, संगठित अपराधियों के पास। और इसके अलावा जो और महंगे आइटम है, जो चीज़ें हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं टैक्स चोरी करके भारत में आती हैं, तो उनकी सप्लाई होती है। बदले में क्या होता है, जो संगठित अपराध है इनको जो फंडिंग है उसकी व्यवस्था करता है। इसके अलावा हथियार भी इनमें जुड़े रहते हैं। मानव तस्करी इनको चाहिए। जैसे आपने देखा होगा किस प्रकार आईएसआईएस की जो घटनाएं हो रही थी पहले 2-3 साल पहले, तो वहाँ पे किस प्रकार अ, अन्य देशों से मानव तस्करी होकर उनको सप्लाई की जाती थी। जैसे इसमें बोको हराम का भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है अफ्रीका में, कि किस प्रकार उनके जो संगठन है उसमें बच्चों को एक तरह से लड़ाई के लिए तैयार करते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी जैसे हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो संगठित अपराधी हैं वो यहाँ से मानव दुर्व्यापार करते हैं और उनकी सप्लाई इनके संगठनों में करते हैं। ऐसा हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। ऐसे साक्ष्य कई बार देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर में चर्चा में रहते हैं, तो उनको आप उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि दोनों एक दूसरे से किन किन मामलों में जुड़े रहते हैं। जितने भी ये मामले, हवाला, ड्रग्स, हथियार, हिंसक घटनाएं, मानव तस्करी, वित्त पोषण, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें इसमें आतंकवाद का वित्त पोषण, तो इसमें सतत वित्त पोषण इनके कड़ी के रूप में होता रहता है। सप्लाई एक चेन होती है, उसके माध्यम से ये माल की सप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ से इनको पैसा, हथियार जो भी चाहिए वो मिलता रहता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिया कि अफगानिस्तान की जो अफीम है, कोकीन है, आतंकवादी के वित्त का एक मुख्य स्रोत है जिससे वे हथियार खरीदते हैं। वैश्विक सीमाओं के खुलने, यानी आजकल हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया, एक एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो गया, और संचार आदि ने क्या किया, इसे और आसान बना दिया। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कैसे वैश्वीकरण ने अ, आतंकवादी घटनाओं या संगठित अपराधियों के लिए एक मौका प्रदान किया है उनकी गतिविधियों को अंजाम देने का। ऐसे क्वेश्चन मिक्सअप करके कुछ भी आ सकते हैं। नार्को आतंकवाद भी कई बार बोला जाता है कि इनका ड्रग्स और आतंकवादियों का इनमें संबंध होता है संगठित अपराध के साथ में। तो ये आप बता सकते हो कि मादक द्रव्य के तस्करों और आतंकवादियों के सहजीवी संबंध होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में तो इनको काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आतंकवाद का वित्त पोषण होता है। आजकल ये होता है कि इनकी जो फंडिंग होती है, यानी कि जो पैसा है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी एक दूसरे जगह भेजा जाता है। इसके अलावा मानव दुर्व्यापार और आतंकवाद में हमने देखा कि किस प्रकार, एग्जाम्पल बताया था पहले भी मैंने, कि आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों द्वारा मानव दुर्व्यापार के माध्यम से वो बच्चों को अपने संगठन में शामिल करना। इसके अलावा लैंगिक शोषण भी इसमें शामिल है। ठीक है, भारतीय संदर्भ में हम देखें तो संगठित अपराध के और आतंकवाद के संबंध कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। आपके पास अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि यदि भारतीय संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए, पूरे इंडिया का एग्जाम्पल होने चाहिए कि कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं हुई है, अभी हो रही है। जैसे हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में समस्या देखी गई है कि वहाँ पे जो मादक द्रव्य तस्करी है, हथियारों का अवैध व्यापार, मानव दुर्व्यापार, अपहरण की आदि की गतिविधियों आतंकवादियों को वित्त पोषण के लिए की जाती रही है। इसके अलावा संगठित अपराधी और आतंकवादी एक दूसरे के साथ सप्लाई चेन में मजबूती से जुड़े रहते हैं। और ये पूर्वोत्तर में हमने देखा कि किस प्रकार वहाँ पे जो उग्रवादी घटनाएं होती हैं उनका संबंध देखा जाता है, आपस में जो हथियार सप्लाई होते हैं उनका संबंध देखा गया है। और पूर्वोत्तर में विशेषकर जो ड्रग्स में आपने देखा होगा किस प्रकार वहाँ के युवाओं को मतलब इसका शिकार किया जा रहा है। ठीक है, वो भी आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो। जम्मू कश्मीर में तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है किस प्रकार, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के माध्यम से वहाँ की युवाओं को आपने देखा किस प्रकार जो भी मतलब पैसा देकर उनसे पत्थर फिकवाए जाते हैं। तो ये देखा गया था, इसमें संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में ऐसे संबंध देखे गए थे, आतंकवादियों के मध्य सहजीवी संबंध देखे गए थे। आप थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हो। ठीक है, जैसे वहाँ पे एक जाली मुद्रा आतंकवाद भी है कि पाकिस्तान के रास्ते जो फेक करेंसी इंडिया में आती है और किस प्रकार हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा माओवाद से प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें भी ये देखा गया था कि जो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद है और नक्सलवाद है उसके अंदर उनके जो संबंध देखे गए थे। ठीक है, ऐसी चर्चा भी हमने देखी है।
हथियार, मानव तस्करी, इसके अंदर इनकी आपसी निर्भरता देखी गई है। इसके अलावा जैसे पुराने एग्जाम्पल देखें तो मुंबई बम धमाके जो 1993 में हुए थे, उसमें मुंबई के जो संगठित अपराधी हैं, उन्होंने किस प्रकार आतंकवादियों को साथ देकर मुंबई में जो लगातार बम धमाके हुए थे उनमें एक नेगेटिव रोल निभाया था। आप कह सकते हो, इनको आप बता सकते हो। एग्जाम्पल जैसे दाऊद इब्राहिम का एग्जाम्पल है, ठीक है। और संगठित अपराध से निपटने के लिए अब क्या होना चाहिए? आपको ये तो पता है कि हमारे देश में अलग-अलग देशों में, अच्छा, इसके अलावा संगठित अपराध में जो नए मुद्दे हैं, वो भी आप बता सकते हो? जैसे अभी मैं जो याद कर पा रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि कैसे मतलब आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, इसके हॉटस्पॉट बन रहे हैं, जैसे झारखंड में बन रहा है। इसके अलावा गुड़गाँव के आसपास जो क्षेत्र है, वहाँ से भी ऐसी घटनाएँ हो रही है। राजस्थान में भरतपुर में भी मैं एग्जाम्पल देखता रहता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, साइबर क्राइम की घटनाओं को जन्म देने के लिए इससे हॉटस्पॉट बन रहे हैं, जो भी मतलब हैकर्स हैं। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान से भी आपने देखा होगा किस प्रकार केबीसी के नाम से कॉल आता है। तो इनका एक बड़ा संगठन है जो आजकल ऑनलाइन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंगेज है और आम आदमी को ठगने का प्रयास कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल भी आप बता सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास और कोई अन्य एग्जाम्पल हो जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर बताना। ठीक है। इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं संगठित अपराध से निपटने के लिए उपाय क्या है? ठीक है। तो उपाय में अलग-अलग बात कर सकते हो आप, जैसे मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल बनाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा इसमें महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ऐसी योजनाएँ बनाई गई जैसे उज्ज्वला कार्यक्रम, जिसमें महिला व बच्चों का पुनर्वास की बात की गई जो लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार के शिकार थे। ठीक है, उनको बता सकते हो। तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए भारत का अन्य देशों के साथ समझौता भी हम बता सकते हैं कि भारत का विशेषकर नेपाल, भूटान जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट है कि दोनों आपस में मिलकर इन चीज़ों से मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा मादक द्रव्यों की जो तस्करी है उसके खिलाफ हमारे देश में वैधानिक उपाय भी है, जैसे नारकोटिक ड्रग्स के जो एक है एनडीपीएस जो एक्ट बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए 1985 का। संयुक्त राष्ट्र का भी मादक पदार्थ अपराध कार्यालय बनाया गया जो वैश्विक इसमें प्रयास करता है समर्थन जुटाने का। कुछ-कुछ याद होंगे तो आप इनसे निपट सकते हो। जैसे ये विशेषकर महाराष्ट्र वाला रहता है जिसको मकोका ऐसा कुछ बोला जाता है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण 1999, जो भी एक तरह से आप मुंबई में जो भी गैंग वार हो रहा था उसको इस कानून ने निपटने का अच्छा प्रयास किया, ये बता सकते हो। वैश्विक पहलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय भी इसमें बनाया गया है। इसके अलावा आप और क्या बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन में? कि और क्या किया जाना चाहिए? इसमें जन जागरूकता है, समता निर्माण है, वैश्विक सहयोग है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ लेसन भी आपको पसंद आया होगा और हमेशा की तरह ये बोलता रहूँगा कि इसमें जो भी वैलिडेशन होगा, चाहे आप 2023 के एग्ज़ाम दे रहे हो या 24 में दे रहे हो एग्ज़ाम, आप आपके लिए है कि कम से कम आपको स्टैटिक पार्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप इसमें बस अपना जो भी पढ़ रहे हो करंट अफेयर, उसके एग्ज़ाम्पल ऐड करना, आपका पूरा सिलेबस ऐसे ही तैयार होता रहेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।